चलो शुरू करते हैं ना। अब पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था कौन सा वाला बाबू? ये हाथ मुझे ठाकुर और कंपल्सरी एक्विजिशन तक क्लास में कराया था। अब वो एमसीक्यू में आ गया, बच्चा का यार टफ एमसीक्यू है, 2029, 30, 31, 32 के क्वेश्चन पूछ लिए। समझ में ना बात? तो इसलिए होता है कि एमसीक्यू में जब एग्जामिनर पूछता है तो 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आरओआर एनओआर, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 5, तीसरा क्वेश्चन कैपिटल गेन, चौथा क्वेश्चन अदर सोर्स, ऐसे करके पूछ, 5वां क्वेश्चन रिटर्न, ऐसे पूछ लेता है। अब भाई तुम्हें 5 में 5 नहीं निकल रहे, 4 तो निकालने पड़ेंगे ना भाई, फिर फायदा क्या है? फिर हर कोई सी ना बन जाएगा। ठीक है ना? तो सर अब आज की बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज की बात करते हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक, सुनेंगे ध्यान से, है ना? ये सेक्शन बना भाई आपका सेक्शन 45 जेडीए। जेडीए क्या बना सर? सेक्शन 45 5A, सेक्शन 45 5A जिसका नाम रखा जेडी। अब देखो जेडी का मतलब भाई, ताई ने बोला बुढ़ापे में दिल मेरा धड़कन, सर ये कह के ब्रेकअप हुआ था हमारा, है ना? दिल मेरा धड़कन तेरी, ताई ने क्या किया? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बनाया। मैंने कहा ताई तुम भी बुढ़ापे में यार, है ना, मजे ले रही हो। तो ताई ने बोला भाई मैं तो देश को समझाने के लिए मजे ले रही हूँ, तो सुन तो ले पूरी बात। ठीक है, ताई ने बोला मान लो जैसे मेरे पास भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लैंड है लैंड। अब मैंने कहा ताई तुम तो यार नेता लोग हो, है ना कहीं से जुगाड़ कर ही लोगे पैसों का। तो ताई ने वो लैंड दे दिया किसी बिल्डर को, है ना, मान लो डीएलएफ को दे दिया, डीएलएफ बिल्डर्स। ठीक है, अब ये जो बिल्डर को लैंड दे दिया, तो ताई ने बोला देख जमीन मेरी, दिल मेरा, और जमीन मेरी, बंजर जमीन मेरी, और इस पे फुलवाड़ी और फ्लैट तेरे। अब डीएलएफ कह रहा है बताओ उसके बदले क्या चाहिए? तो ताई ने बोला इसके बदले जो पैसे बनते हैं वो दे दे। तो बिल्डर बोला कि इसके बदले एक काम करता हूं ताई, सारे पैसे मत लो, तुम्हें ऐसा भी लगे कि तुम्हारी जमीन तुम्हारे भी काम आई है, कुछ पैसा ले लो और कुछ क्या ले लो? फ्लैट ले लो। इसे बोलते हैं जॉइंट, है ना, बोलो डेवलपमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं सर? हाँ, जॉइंट डेवलपमेंट अकाउंट। ठीक है ना, राइट, कि दो मिलके एक बिल्डिंग को डेवलप करते हैं, उससे क्या आता है? उससे बाबू क्या आता है? बोलो पैसा आता है। अब दिल मेरा धड़कन तेरी में बताओ टैक्स किसके लिए आएगा? डीएलएफ के लिए, ताई के लिए? तेरी आत्महत्या न कर ले भी टीचर तुम्हारे चक्कर में। अरे सामान बेचा किसने है? ताई ने तो अपनी जमीन बेची है, बेचने के बदले पैसा। अबे तो चप्पल कहां मेरी? किसके लिए आता है? फिर कह रहे हो यार पेपर बहुत टफ आता है टैक्स का, तुम्हारे घोपड़ी तो चलती नहीं है। तो भाई टैक्स लायबिलिटी किसकी आएगी? बेचने वाले के लिए आते हैं। इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तुम, जो कमाएगा उसके टैक्स आएगा। तो ताई ने बोला कि भाई ठीक है मैं टैक्स देने को तैयार हूं, बता कब मुझे टैक्स देना पड़ेगा? पहला सवाल यह आया, जब पैसे मिल गए तब टैक्स देना पड़ेगा, जब पैसे के साथ फ्लैट आ गया तो फ्लैट वाले ईयर में टैक्स देना पड़ेगा, है ना, मैं घर में एंटर कर गया तब टैक्स देना पड़ेगा। समझ गया एमसीक्यू? तो भाई ये अब एग्जाम का एमसीक्यू बन जाएगा। इन द ईयर, टैक्सेबिलिटी किस ईयर में आएगी? जिस ईयर में ताई ने अपनी जमीन दी, है ना, जिस ईयर में पेमेंट मिली ताई को, जिस ईयर में, ठीक है, पेमेंट और फ्लैट, फ्लैट प्लस पेमेंट दोनों का पूरा पैसा आ गया, या जिस ईयर में बिल्डर ने तुम्हारा घर कंप्लीट कर दिया, किस ईयर में टैक्सेबिलिटी आएगी? बोल रहे नालायको? तो ताई ने बोला किस ईयर में आएगी बाबू? इस ईयर में। बस ये बच्चा यही गलती करता है एग्जाम में। तो ताई ने बोला जब तेरा घर कंप्लीट हो गया तो उस घर में तेरे को रह लेना चाहिए ना, तो डिले क्यों कर रहा है? उस तभी की तभी मुझे अलॉटमेंट दे दे घर की, वो पैसा भी दे दे। समझ में आ गई बात?
फिर अगला पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लोगे? ताई ने जब बिल्डिंग खरीदी और ताई ने जब जमीन खरीदी कब से कहां तक? जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, जब बिल्डिंग जॉइंट डेवलपमेंट अकाउंट्स में दी, या जब बिल्डिंग का पैसा मिला? बोलो बाबू, किस ईयर में? ताई ने बोला कंप्लीट नहीं, जिस ईयर में तुमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसा दिया। समझ गए? एमसीक्यू बहुत टफ हो जाते हैं एग्जाम में। तो एमसीक्यू तो टफ होंगे जब तुम्हें लॉ याद नहीं रहता, ठीक है ना। अब चलो समझा की बात। अब ये क्वेश्चन करते हैं 143। अब देखो ये जो दो बातें बताए ना ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। अपनी आपने क्या दे दी? लैंड और बिल्डिंग, या दोनों दे दी। टैक्सेबिलिटी किस ईयर में आई? जो भी एमसीक्यू कराया, जिस दिन सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से होती है? जिस दिन ताई ने जमीन खरीदी, कहां तक? जिस दिन तुमने रियल एस्टेट को दे दी, ठीक है ना। अब जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? सर जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। क्या बोलते हैं बाबू? यानी कि ताई किस पे टैक्सेबिलिटी लगाती है? फ्लैट की और जमीन की मार्केट वैल्यू पर, नहीं, किस पर? तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होती है? सरकारी वैल्यू। क्या होती है बाबू? सरकारी कीमत होती है जिस पर वो बिल्डिंग ट्रांसफर की गई है। और वो कब की देखनी है? बोलो। इशू ऑफ, तो है ना, उस जिस दिन सर्टिफिकेट मिला उस दिन, और उसमें क्या ऐड कर देना? जितने रुपए वो क्या दे रहा है? बिल्डर कैश दे रहा है। बिल्डर कह रहा है जमीन तुम्हारी 10 करोड़ की है, 7 करोड़ के तुम उससे फ्लैट ले लो, 4-5, है ना, और क्या करो 3 करोड़ मुझसे क्या ले लो? कैश ले लो। तो टैक्सेबिलिटी कब आएगी? जिस साल सर्टिफिकेट, जिस साल घर कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये लिखी बात। डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन तुमने बिल्डिंग बेची, ट्रांसफर करी। सेल प्राइस क्या लेना है? सरकारी कीमत, कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस मनी वैल्यू। ये एमसीक्यू में बनता है ना। तीसरा एमसीक्यू बना दूं, सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे? तो एग्जाम में मिलेगा फेयर मार्केट वैल्यू, एसडीवी वैल्यू, एसडीवी प्लस जो पेमेंट मिल रही है, या मार्केट वैल्यू प्लस जो पेमेंट मिल रही है। समझ गए? तो एग्जाम में लिख के आना है बाबू ये। अब यही भाई, यही टॉपिक क्या बन गया? एमसीक्यू बन गया। तो ऐसे एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अगला एमसीक्यू कैसे हो सकता है? क्वेश्चन 143। अब इसमें मैं कह दूं कि जो गप्पी है, ये गप्पी जो है रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, इसका डेटा दे दूं। फिर इसी का कैपिटल गेन का क्वेश्चन आ गया, फिर इसी में मैं क्या दे दूं? अदर सोर्स डाल दूं, 2 पॉइंट, है ना। और इसी में बता दूं कि बताओ उसकी रिटर्न में दिक्कत आई तो रिटर्न क्या करें? बन गया केस स्टडी एमसीक्यू। इसी में कह दिया मिस गप्पी पिछले 5 साल से अमेरिका में रह रही थी, वो इंडिया में 24 जुलाई को उन्होंने इंडिया में आई, इंडिया में वो 24 जुलाई को विजिट करने आई। तो समझ जाओ फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया? विजिट वाला, है ना। विजिट पे आई, 15 लाख से ऊपर इनकम, फिर है ना तोहफे में आ गया। अब बच्चा तोहफा याद नहीं रह रहा, है ना, तो बस, तो तोहफे के बाद उसकी 15 लाख से इनकम कम है कि ये सारी बातें विदेशी इनकम। तो ये बन गया हमारा, है ना। अब तुम्हारा एग्जाम का केस बेस एमसीक्यू, जिसमें उसने रेजिडेंट भी पूछ लिया, कैपिटल गेन भी पूछ लिया, साथ में अदर सोर्स पूछ लिया, ठीक है, रिटर्न पूछ लिया, या टीडीएस की बात पूछ ली कि भाई जब वो पेमेंट करती है या मिलती है तो वो रिटर्न कितनी होगी। अब जल्दी करो सॉल्व, सारी बातें ऊपर लिखी है भाई। तीनों के मैंने एमसीक्यू बना दिए, खामों का घबरा रहे हो तुम। इस क्वेश्चन में ऐड कर लो कि उसने जो अपनी जमीन खरीदी थी प्लॉट, वो 2013 में 50 लाख का खरीदा था, वो गलती से वैल्यू मिस हो गई, 50 लाख लिख लो, 50 लाख का खरीदा था। ठीक है बाबू, करके देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन किसके लिए? गप्पी के लिए निकलेगा या किसके लिए निकलेगा? गप्पी के लिए तो निकलेगा जो बेचेगा,
तो गप्पी कौन हो गई? एसएससी। सबसे पहला स्टेप क्या 214 के हिसाब से जो वो बेच रही है जमीन प्लॉट एसेट है कि नहीं है? 242 के हिसाब से बताओ लटका है सटका है? कब देखते हैं? परचेज डेट से लेकर 2013 से लेकर जॉइंट डेवलपमेंट अथॉरिटी में कब दी? तुम्हारे अपने ईयर में। तो लटका हो गई। जमीन कितने साल में लटका होती है? ठीक है, तो अच्छी बात होगी बिल्कुल, है ना। अगला देखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग मैंने 242 के हिसाब से लटका बना दिया यहां से चेक करके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेल कंसीडरेशन कितना है बाबू? सेल कंसीडरेशन के लिए क्या लूंगा? ये वाला कॉन्सेप्ट चेक करूंगा। ठीक है, एचडीवी प्लस कैश या मार्केट वैल्यू प्लस कैश? एचडीवी भी कब की देखनी है? कंप्लीशन की। तो कंप्लीशन पे एचडीवी कितनी दे रखी है? बोलो बाबू। 80 लाख प्लस कैश ऐड कर दो। 80 लाख एक घर की है, 2 घर की है, या 10 के 10? ईच फ्लैट। तो कितने फ्लैट दिए उसे? 10 नहीं 3। तो 80 इंटू 3 2,24,00,000 कैश मिल रहा उसे? कैश मिल रहा है नहीं मिल रहा? मिल तो रहा है। अबे नशे में मत पड़ो भाई, 1,20,00,000 का कैश भी तो मिल रहा है। तो टोटल सेल कंसीडरेशन कितना हो गया? 3,60,00,000। माइनस बाबू क्या है? फ्लैट है पूरी दादा। अगर कैपिटल गेन में कुछ है तो क्या सीखने का है? लैंड और बिल्डिंग। तो एक इकोवा से भी करूंगा और एक बिना इकोवा के भी करूंगा। पहले इंडेक्स करूंगा और 20% के हिसाब से फिर बताओ कितने की खरीदी थी गप्पी ने? 50 लाख इंटू कितना आएगा? गलत जवाब। रहते ना बजा दूं तुम्हारे में आज फिर। उसने कब दिया उसको? अप्रैल 19। फिर तो ट्रांसफर डेट का ही तो लेना है। अपने ईयर का लोगे ट्रांसफर डेट का लोगे? क्या बनेगा? 19-20। यार तुम बहुत नालायक बालक भाई। डिवाइड बाय 2013 का, 13-14 का 220। कितनी आ गई वैल्यू? माइनस। इकोवा है क्या इस क्वेश्चन में? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इकोवा है क्वेश्चन में? नहीं। इकोई है, सॉरी इकोई है नहीं। एक्सपेंस ऑन सेल, क्या बेचने पे कोई खर्चा किया इसने? नहीं है ना, साफ साफ लिखा होता है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। क्या आ गया बाबू मेरा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? $294। और अगर सिर्फ टैक्स लायबिलिटी के लिए तो करते हैं हम ये, वरना एग्जम्पशन के लिए तो देनी नहीं है। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी? अगर वो टैक्स लायबिलिटी देगी तो कितनी आ गई गप्पी की? 20% निकाल देंगे। कितना आ रहा है? ये बाबू आ गई गप्पी की टैक्स लायबिलिटी इंडेक्स करके। ठीक है, अब इसी को मैं किससे कंपेयर करूंगा? एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। सीधा कर दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सेल कंसिडरेशन 3,60,000 माइनस सिर्फ और सिर्फ कोवा कितना आ गया? 3 करोड़
3.10 CR और इस पे टैक्स निकाल दो @12.5%, 3875। अब भाई क्या कम है बताना जरा, 38 लाख कम है ना, तो मैं ये वाला चूज करूंगा, मैं इंडेक्स करूंगा ही नहीं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इंडेक्स करके भी जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से निकाल रहा हूं तो ब्रेकअप पार्टी से निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर एग्जामिशन का सहारा मिल रहा है तो एग्जामिशन का सहारा है ना, सोनिया जी 112 को मिलता है। तो ये जो टैक्स लायबिलिटी मैं निकालता हूं किस सेक्शन के तहत निकालता हूं, 112 है ना, और ये भी किसके तहत निकलती है, 112। समझ में आई ना बात, क्योंकि उसमें तो लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी एसेट एक्सेप्ट इक्विटी, तो सीधे 12.5 दे दो। लेकिन इस चैप्टर में क्या सीखा कि 20 भी दे सकते हैं अगर आप उसे इंडेक्स कर लो। बन गया तुम्हारा एमसीक्यू भाई, है ना। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं भाई, बताना कितने सेक्शन हमने पढ़े जिसमें अपने प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नहीं होता, अपने प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नहीं लेते लैंड और बिल्डिंग पे। एक तो अभी पढ़ा, एक पढ़ा 45(1)(a) कांजीलाल मेहता असेट डिस्ट्रॉय, दूसरा पढ़ा हमने 45(2) बप्पी लहरी, उसमें अपने ईयर का इंडेक्स नहीं लिया था, चेक कर लेना क्वेश्चन रिवाइज करके। एक पढ़ा हमने 45(5) कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, उसमें भी अपने ईयर का इंडेक्स नहीं लेते, ऊपर लेते हम ट्रांसफर ठाकुर साहब वाला। और एक आज क्या पढ़ा 45(5) है जॉइंट डेवलपमेंट अकाउंट, इसमें भी अपने ईयर का इंडेक्स नहीं लेते, उस दिन का लेते हैं जिस दिन तुमने बिल्डर को असेट सौंप दी। ये 4 ऐसे केस है जिसमें इंडेक्स ऑफ माय प्रीवियस ईयर नहीं आता, है ना। और इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही किसमें होता है, ओनली एंड ओनली लैंड और बिल्डिंग। समझ गए लायको, जबरदस्त बात थी। ये 4 सेक्शन खास याद रखने हैं, यही 4 वो सेक्शन है जिसमें इंडेक्सेशन हमारा नहीं आता। ठीक है भाई, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। ये मैंने पूरी सीरीज पढ़ा दी तुम्हें जिसमें इंडेक्सेशन नहीं आता है। अगली खतरनाक बात, अब भाई तुमने एक चीज सुनी होगी, जब हम फाउंडेशन में थे तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, है ना, एक सेक्शन बोलता था कि अगर पैसे अनपेड सेलर को नाम लेते वो क्या कर सकता है, गुड्स को लियन कर सकता है। ठीक है ना। ऐसे भाई अगर तुम्हें किसी ने एडवांस दे दिया, क्या दे दिया, ठीक है, मान लो भाई चिंटू तुम्हारे पास आया और उसने तुमसे लैंड बिल्डिंग कुछ भी खरीदी, गोल्ड वगैरह कुछ भी खरीदा, है ना, उसने तुम्हें दे दिया बुकिंग अमाउंट। तुम बिल्डर भाई, तुमने कहा भाई फ्लैट का तो बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, सुना भी होगा, ठीक है, कि भाई जमा कर दो पैसा, पोजीशन ले लेना 1 साल के बाद। तुमने बुकिंग अमाउंट दे दिया, अब वो बिल्डर तुम्हें कह रहा ले 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 ले, तुम कह रहे नहीं लूंगा, ठीक है, अब वो कह रहा बुकिंग अमाउंट लौटा दे, क्या तुम बुकिंग अमाउंट लौटा दोगे, बोलो, क्या लौटाया जाता है, प्रैक्टिकली लौटाया नहीं जाता। तुम कह रहे हो भाई तुम्हारा फ्लैट तुम्हारे नाम से बुक किया, तुम्हारे लिए ही बनाया, अब कोई और को क्यों बेचूंगा, तुम ही लो ना भाई। तुम कह रहे हो भैया मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो है, बहाने बनाने शुरू कर दिए, तुमने बुकिंग अमाउंट मान लो 51 लाख रुपए तुमने दिए थे बुकिंग अमाउंट के, तो बड़ा अमाउंट होता है, तो क्या लौटेगा भाई, अच्छा लगे बुरा लगे, बल्कि तुम्हें मान लो और 51 लाख रुपए देने हैं, तो कह रहा भैया पैसे नहीं लौटा रहा, और 51 लाख लो और घर ले लो।
दिक्कत होगी भाई। अब 51 लाख रुपए तुमने क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए, लियन कर लिए, जब्त कर लिए। ये लीगल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इनकम टैक्स इसे लीगल मानता है ना। बिल्डर्स के लिए जो एक्ट होता है रेरा, वो भी इसे क्या मानता है, लीगल मानता है। इसमें कोई घपलेबाजी नहीं है ग्राहक के साथ। अब उस फ्लैट का करोगे क्या भाई तुम, क्या करोगे, किसी और को दे दोगे, है ना। लड़ झगड़ के वो कह रहा सर देख लूंगा, आपको केस करूंगा, तुमने कहा कर ले जा, कर ले, ठीक है। तुमने उसे अल्टीमेटम दे दिया, उसने उस अल्टीमेटम पे पैसा नहीं दिया, फिर कानूनी तौर पर तुम एलिजिबल होगे उसे बेचने के लिए, तुमने क्या किया, बेच रहे, बेच दिया। अब यहां पर खरीदने के लिए मिंटू आया, मिंटू को तुमने वही कीमत बोली, मान लो 1 करोड़ रुपए, मिंटू को बोला 1 करोड़ रुपए। ये बताओ 1 करोड़ बोलोगे मिंटू को या 51 लाख घटा के 49 बोलोगे, क्यों, 51 लाख तो तुमने कमा लिया बाबू उस पे। तो मिंटू को डिस्काउंट दे दोगे 51 लाख का, इवन तो मिंटू को बताओगे ये बात, मिंटू को तो बताओगे भी नहीं, है ना। सुन ये बात मजा आ गया भाई, ये वैसे है तो 1 करोड़ का, पर मुझे मिला 1 करोड़ 51 लाख का, बताओगे मिंटू को। मिंटू बेचारा नादान, मिंटू कह रहा बहुत बढ़िया घर लग रहा है सर, नया बना, बस एक कीमत कितनी है, 1 करोड़ कीमत है। बाकी लोगों से पूछा, सबने 1 करोड़ में लिखा, मिंटू बोला ईमानदार बिल्डर है, सबको 1 करोड़ को दे रहा है, तो मिंटू ने तुम्हें 1 करोड़ रुपए पेमेंट दे दी। अब मिंटू ने तुम्हें जब 1 करोड़ रुपए की पेमेंट दे दी, अब बताओ तुमने रखा सेलिंग प्राइस कितना, 1 करोड़ मिंटू के लिए, दूसरा केस सेलिंग प्राइस 1 करोड़ मिंटू के लिए, है ना। अब ताई कह रही है देवा रे देवा 51 लाख का क्या करेगा, 51 लाख का क्या करेगा बाबू, क्या टैक्स देगा ही नहीं देगा भाई। टैक्सेबिलिटी किसके लिए निकल रही है, चिंटू के लिए, मिंटू तुम्हारे लिए या मिंटू के लिए। देखिए चप्पल कहां मेरी, क्या आदमी है, गाड़ी बढ़ा बढ़ा के दिमाग भी इसने छोटा कर लिया अपना। तुम भाई क्या नाम है, नाम बताओ उसके नाम के मीम बनाऊंगा आज, क्या नाम है। अरे नाम तो बता दो। गर्व, गर्व नहीं हो घर वालों को तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल ही, मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा गर्व। अब मैं यहां इसकी जगह गर्व लिख देता हूं भाई। गर्व बाबू बेच कौन रहा है, तो मिंटू के टैक्स ले लोगे, हर रोज एक ही कहानी भाई, हर रोज एक ही कहानी। वो कह रहा पीछे वाला सर मेरे जूते ले लो, चप्पल मत लो, आज मैं जो पहन का मैं जूते ले लो। पीछे वाला निकाल के दिखा रहा जूता, सर ये इससे मारो, इसे चप्पल पहने भी आ तो बच तो भाई, है ना, दिख नहीं रहा मुझे चप्पल तो निकाल रहा हूं, तो तुम हल्ली तो लगेगा टैक्स बेच कौन रहा है, तो बेचने वाले के लिए टैक्स लायबिलिटी आती है, कैपिटल गेन। अब जो बेच रहा है उसने कितने का बेचा, 1 करोड़ का, पर उसने 51 लाख रुपए पहले भी तो कमा रखे हैं, इसे ताई ने नाम दिया, तुमने एडवांस मनी को क्या कर लिया, फोरफीट। अब इस एडवांस मनी फोरफीट के 2 ऑप्शन आते हैं, हाँ ठीक है ना। पहला ऑप्शन, पहले मैं दिखाता हूं, ताई ने बोला एडवांस मनी फोरफीट क्योंकि हमने इसके लिए लिया है, तो क्या होना चाहिए, कैपिटल गेन। लेकिन भाई सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या एसेट बिकी, तो फिर भाई कैपिटल गेन में क्यों आ जाएगा, तो ताई ने बोला कहां जाएगा ये। लेकिन ये बात ताई को होश में आई 1 अप्रैल 2014 को, कब आया, 1 अप्रैल 2014 से एडवांस मनी फोरफीट कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स, कैपिटल गेन में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जब ये बात 1 अप्रैल 2014 को टाइम में समझ में आई ताई को, तो ताई कह रही थी भाई देखो इससे पहले तो कहां था। अब क्वेश्चन में लिखा आ रहा है ये 51 लाख रुपए तुमने एडवांस मनी फोरफीट किए थे 2012 में, कब फोरफीट किए, और एसेट बेची आज तुमने, नहीं बेची भाई इतने सालों में तुम्हारी बिल्डिंग, क्वेश्चन तो दे सकता है ना। अब 2012 में है तो इसका मतलब ऑन और आफ्टर अदर सोर्स, ठीक है, और बिफोर 1 अप्रैल 2014 कहां जाएगा, कैपिटल गेन, ठीक है भैया, डेट याद रहेगी, है ना।
ये बात याद रखेंगे। अब जब मैंने कहा ताई 2012 में, अब ताई ने बोला अब इसमें देख एक काम करते हैं, या तो तू एक ऑप्शन तो ये है सेलिंग प्राइस में क्या ऐड कर दे 51 लाख और इसमें से क्या घटा दे कोवा ही कोवा, क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना। क्या कोई और ऑप्शन हो सकता है बाबू, कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या इसके अलावा? बोलो, मान लो इको आ गई, बोलो हो सकता है जो आंसर सेम आए, बोलो भाई हो सकता है नहीं, या तो ये वाला ऑप्शन कर लो, ये भी तो सकता है सेलिंग प्राइस कितना रखूंगा 1 करोड़ और इसमें से क्या करूंगा, है ना, कोवा लिखूंगा और कोवा में से क्या कर दूं माइनस कर दूं एडवांस मनी फॉर फ्रीड 51 लाख। अब जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को क्या करूं इंडेक्स करके, यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखो दोनों में ही बात बराबर है कि नहीं है भाई। मान लो इकोवा आई यहां पे 50 लाख की, तो तुमने सेलिंग प्राइस दिखाया 1 करोड़ 51 लाख और तुम्हारी कोवा कितनी थी 50 लाख, तो यहां कितना आ गया 1 करोड़ 1 लाख। यहां पर सेलिंग प्राइस कितना आया 1 करोड़, इस बार तुमने कोवा में से 51 लाख माइनस कर दिए, तो भी तो बराबर बात आएगी, 50 लाख माइनस कर तो भी तो वही वैल्यू आ रही है ना। तो अब ये बताओ इसमें से तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना है, तो बताओ ताई ने कौन सा ऑप्शन लॉ में लिखा होगा, क्या एडवांस मनी फॉरफिटेड को सेलिंग प्राइस में ऐड कर दूं या एडवांस मनी फॉरफिट को कॉस्ट में से घटा दूं? नहीं, एक ही सही हो सकता है, बताओ। अरे बताओ जब तुमने मिंटू को फ्लैट बेचा तो मिंटू को सेलिंग प्राइस कितना दिखाओगे बिल पर, तो 1 करोड़ 51 लाख कैसे दिखा दोगे? अगर तुमने 1 करोड़ 51 लाख मिंटू को बताते तो मिंटू क्या कहेगा, कहेगा यार तूने मुझे पैसा, तूने मुझे फ्लैट तो बताया 1 करोड़ का, लेकिन तू रजिस्ट्री करा रहा कितने की? समझ में नहीं आई बात, मतलब मुझसे तू कितने मांग रहा है 1 करोड़ और मुझे रजिस्ट्री कितने की दे रहा है, तो 1 करोड़ के बदले तू मुझे 1 करोड़ 51 लाख का मकान कैसे दे रहा है भाई? और मार्केट में भी कीमत कितनी है 1 करोड़, तो मार्केट की कीमत 1 करोड़, मुझसे ले भी 1 करोड़ रहा है, और जब मैं तुझसे अपने मकान का बिल रजिस्ट्री मांग रहा हूं तो मेरी रजिस्ट्री पे कितने लिख रहा है सेल प्राइस, तो मिंटू को क्या शक होगा फर्जी आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है, कहेगा भाई तू खतरनाक ये क्या कर रहा है भाई, मार्केट में 1 करोड़ की वैल्यू मुझसे भी 1 करोड़ ले रहा है लेकिन मेरे रजिस्ट्री में कितने लिख रहा है, तो यहां मिसमैच नहीं हो गया। बल्कि मुझे तो मिंटू को बताने ही नहीं है कि मैंने 51 और कमा रखे हैं। तो ये बात बताओ जब मैं मिंटू को कोई भी सामान बेचूंगा, बिल्डिंग बेचूंगा, कोई भी एसेट बेचूंगा तो उसको बताऊंगा तो कितना, तो ताई ने बोला भाई 1 करोड़ से ज्यादा कैसे बता देगा मिंटू को, क्योंकि तुमने मिंटू को सेलिंग प्राइस कितने का बताया, तुमने ये तो बोला मिंटू को भाई मेरा फ्लैट कितने का 1 करोड़, जब तू मिंटू को 1 करोड़ का फ्लैट बेच रहा है तो उसकी सेलिंग प्राइस पे 1 करोड़ तो लिखेगा। फिर मैंने बोला था अगर 1 करोड़ लिखूंगा तो बताओ तो तुमने एडवांस मनी फॉरफिट मेरे करी है उसका क्या करूं, ताई ने बोला 2014 के बाद है तो अदर सोर्स में लिख दियो, खेल ही खत्म। और अगर 2014 से पहले है तो कैपिटल गेन में कोआ में से लेस करेंगे। अब इसके बाद एक खतरनाक बात और है जो बच्चे गलती करते हैं, अगर मैं इसे तुम्हें छुपा दूं और मैं तुमसे बोलूं 51 लाख पहले लेस करूं फिर इंडेक्स करूं या पहले इंडेक्स करूं फिर 51 लेस करूं, हाँ पहले लेस करना है और फिर जैसे घड़ी वाला आइटम था ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही बात, पहले लेस करें फिर इंडेक्स करें, पहले लेस करें फिर इंडेक्स करें, पहले लेस करें फिर, ये रात की बात याद रखेंगे। जब कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला ऑप्शन ताई ने तुम्हारे लिए काट दिया। तो 1/4/2014 से पहले ये वाला ट्रीटमेंट, 1/4/2014 से अदर सोर्स में ट्रीटमेंट, खत्म हो गया तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट, एडवांस मनी फॉरफिट। हाँ वो ऑप्शन तो हमेशा रहना है, ये तो बताया इंडेक्स, बिना इंडेक्स वाले में कुआ में से लेस कर देना बस,
भाई लॉजिक सोचो ना, मिंटू को भाई 51 लाख रुपए मुझे टैक्स करने हैं, ताई ने बोला था अदर सोर्स में ले जा, मैंने कहा अदर सोर्स में ले जा नहीं सकता, 51 लाख 2012 के हैं, तो ताई ने बोला कुआ में से लेस कर दे। तो जब मैं ऑप्शन नंबर 1 लूंगा पहले कुआ में से लेस करूंगा, इंडेक्स करूंगा, जब मैं ऑप्शन नंबर 2 लूंगा तो कुआ में से लेस करूंगा, इंडेक्स नहीं करूंगा। हाँ कुआ में से लेस करना है, अगर कब 2014 से पहले, क्योंकि अगर मैं अपनी एसेट को जुलाई के बाद बेच रहा हूं तो भाई क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन देने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब ये भाई 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के, ध्यान से पढ़ लेना। अब बताओ कितने लाख रुपए फोरफीट किए थे, 51 शगुन का सेक्शन है ना, शगुन के हिसाब से एडवांस मनी फोरफीट को घटाना है कोआ में से। अच्छा कोआ की जगह यहां पे WDV क्यों लिख रखी है, अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसकी WDV में से। अच्छा फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लिख रखी है, कि एडवांस मनी फोरफीट को फेयर मार्केट वैल्यू से घटाओ। ऐसा कब हो सकता है बाबू, जब एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की हो और वहां पे तुमने फॉर्मूला लगाया हो कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर, और हायर क्या निकल के आई, फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू में से तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो कहने का मतलब ये कॉस्ट में से घटाना है। अब कॉस्ट चाहे फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आ जाए, कॉस्ट चाहे कॉस्ट निकल के आए। खतरनाक बात 2014 वाली बात, पहले फोरफीट करेंगे उसके बाद बैलेंस को इंडेक्स करना है। ये 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे भाई HW। ध्यान से करेंगे, जो पॉजिटिव आएगा कुआ में से लेस करके, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो नील हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स तो कॉस्ट को करोगे ना, कॉस्ट पॉजिटिव तो होनी चाहिए, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी। तो कॉस्ट का पॉजिटिव होना क्या है बाबू, जरूरी है। कॉस्ट नेगेटिव होगी तो उसे नील कर देना, ठीक है, राइट। ये 3 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगी बात। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है। तो ये था सर एडवांस मनी फोरफीटेड। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं सर, अब देखो छोटा सेक्शन है, पुराना सेक्शन है, एग्जाम में वैसे पूछा तो नहीं गया, जब अमेंडमेंट जब आया था उसी साल पूछा गया था। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये बात करता है अदर देन कोटेड शेयर, जो शेयर कोटेड नहीं है, तो कौन से शेयर हो गए, अनलिस्टेड। मान लो शेयर अनलिस्टेड है, जैसे प्राइवेट कंपनी है ना, कौन सी कंपनी बाबू। अब अगर प्राइवेट कंपनी है कोई, ठीक है, अब मान लो जैसे भाई RKG को मान लेते हैं, RKG प्राइवेट कंपनी है ना, RKG प्राइवेट एजुकेशन। अब RKG वाले कह रहे हैं सर एक काम करो, आप शेयर ले लो हमसे, इक्विटी शेयर खरीद लो हमसे। अब शेयर लिस्टेड है अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है। अब उसकी जब वैल्यूएशन की गई तो फॉर एग्जांपल उसकी मार्केट वैल्यू चल रही थी 100 रुपए, कितने रुपए चल रही थी, मैंने कहा भाई मार्केट वैल्यू 100 चल रही है, लेकिन मुझे ये ऑफर किए गए मान लो 80 रुपए में, कितने रुपए में। अब लोचा है कि नहीं है। तो ताई ने बोला भाई तुम तो आपसदारी में खेल लोगे, तो मेरा टैक्स कम जाएगा नहीं जाएगा। तो ताई ने लिख दिया कि अगर कोई भी अनलिस्टेड शेयर है और वो बेचे गए किससे, तो जो सेल प्राइस आएगा, भाई RKG ने सेल प्राइस दिया ना, तो उसका सेल कंसीडरेशन 80 रुपए नहीं लूंगी, क्या लूंगी, फेयर मार्केट वैल्यू लूंगी। मैं अपना नुकसान नहीं कर सकती। 100 रुपए की चीज तुम सर को 80 में दे दो, 50 में दे दो, तो मैं तो कह रहा हूं 10 में दे दो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 100 रुपए की चीज 10 में दे दोगे, दे रहे तो दे दो, लेकिन मैं टैक्स कितने पे दूंगी, 100। तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर है तो फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी द कंसीडरेशन। तो अच्छी बात है कि नहीं। यानी छोटा सेक्शन ये कह रहा है किसी चीज की अगर शेयर की मार्केट वैल्यू 100 है, तुमने 80 में बेची, तो तुमने सेल प्राइस 80 लिखा है, लेकिन मैं सेल प्राइस कितना मानूंगी, 100, बात खत्म। जब तक कि
जब तक कि एनसीएलटी ना बोल दे। कसम है तुम्हें पीपी सर की, एनसीएलटी क्या होता है? नेशनल कंप्यूटर ट्रिब्यूनल। जब तक कि एनसीएलटी ये ना कह दे कि सर को ये शेयर मार्केट वैल्यू से कम पे दो, तब तक नहीं दे सकते। और मैं भी कौन होना चाहिए? उस कंपनी का न्यू डायरेक्टर। यानी कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे शेयर है ना, फेयर मार्केट वैल्यू पे से किस पे शेयर है? कम पे शेयर है, तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो अंकुर अग्रवाल कौन हो? न्यू डायरेक्टर हो आरकेजी के, प्लस उनको कम पे कौन बेचने के लिए बोल रहा है? एनसीएलटी बोल रहा है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं तो फिर आरकेजी एलिजिबल है लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू बेचने के लिए, तो अलाउड है। समझ में आ गई बात? एमसीक्यू में आएगा बस। नहीं, राइट की बात नहीं, सिर्फ यही है। राइट इश्यू तो पब्लिक कंपनी निकालती है, प्राइवेट कंपनी वैसे भी निकाल सकती है ना। तो ये किसकी बात चल रही है? अदर देन कोटेड शेयर, यानी कि अनलिस्टेड शेयर। तो अनलिस्टेड शेयर को फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे बेचोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या माना जाएगा? सेल प्राइस। नीचे जब बेच सकते हैं जब दो शर्तें पूरी हो, जिसको बेचा गया है वो उस कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला हो और एनसीएलटी की परमिशन है। ठीक है, समझ गई बात? अब सर अगला कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरे कैपिटल गेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और वो है ये भाई। थोड़े तेज कर देते हैं भाई। कितने चाटे खा लिए भाई ने? गिनते जाना। कब रुक गए? हैं? 100 खा लेगा मुझे लग रहा आज। तो भाई कितने हो गए? तो भाई ने हमारे टॉयज की दुकान है इसकी भाई की, जहां पे भी रहता है, खिलौने बेच रहा है कि नहीं बात? तो भैया हमारे कितने चाटे खा मारे? 50। अब ये क्लिप ताई को बहुत पसंद आई, इसलिए ताई ने अगला सेक्शन ही क्या बनाया? 50 चाटे। ताई ने कहा अगले सेक्शन का है ना बनाया जाएगा क्या बाबू? 50 जो तुम खाओगे मुझसे, 50 चाटे। अब हुआ ये कि सर 50 चाटे सर, अब ऐसे बड़े, अब देखो तुम में घर में बड़ा कौन है छोटा कौन है? अब भाई मैं भी घर में बड़ा हूं, तो एक दिन भाई मैंने किसके बजा दिए? छोटे के बजा दिए, ऐसी दनादन 50 चाटे। ठीक है, 50 चाटे बजा दिए। अब जैसे 50 चाटे बजा चला गया, गाल लाल हो गए उसके। ठीक है, नहीं वो भगता वो किसके पास गया? पापा तो पता लगा पापा के साथ पता क्या होता है कि जैसे रोते हुए जाएगा पापा के पास, पापा क्या बनो भट्टे ऐसे मारेंगे, जब देखो लड़ते रहते हैं, तुम्हारा काम ही नहीं है। मैं वहां ऑफिस में परेशान रहा हूं, है ना, वहां ये यहाँ तुम घर में लड़ते हो। पता लगा पिताजी ने गर्दनी टेंटुआ दबा के उसके ध्यान उसके और 5-6 लगा दिए। तो छोटे को रिस्क है कि पापा के पास जाऊंगा तो और क्या हो जाएगा, है ना? 50 की जगह 51 का 50 के जैसा ही होगा। तो छोटे भाई को पता होता है भाई कहां जाना है, डैडी मम्मी है, मम्मी के पास जाना। मम्मी के पास यकीन होता है कि मम्मी कुछ भी कर लेगी, लेकिन जब मेरे दांत और गाल लाल देखेगी तो कम से कम चांटे नहीं मारेगी। तो छोटा भाई कहां गया? मम्मी के पास गया। ठीक है, अब देखो बड़ा भाई पता है कौन है? बड़ा भाई है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कौन है? सरकार।
स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी, स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी। छोटे भाई कौन है? एसएससी। छोटा भाई कौन है? एसएससी। अब स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी ने एसएससी के चांटे कैसे लगाए, सुनना ध्यान से। छोटे भाई ने एक बिल्डिंग बेची थी, छोटे भाई ने बाबू एक बिल्डिंग बेची थी, फॉर एग्जांपल 40 लाख की। कितने की? 40 लाख की उसने सेल कंसिडरेशन लिखा। अब जो बड़ा भाई है स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी, ये सरकारी लोग हैं, इन्होंने इसकी बात नहीं मानी। इन्होंने बाबू उसकी बात नहीं मानी। वो कह रहा तू झूठ बोल रहा, तूने ये जो लैंड और बिल्डिंग बेची है ना, तूने जो ये लैंड और बिल्डिंग बेची है, ये लैंड और बिल्डिंग तूने कम दाम में बेची है। किसी में बेची है भाई? बोलो रे, कम दाम में बेची है। बड़े भैया कह रहे 50 चांटे लगाते हुए कि ये तूने कम दाम में बेची, मतलब 50 लाख की है ये बिल्डिंग। कितने की है? 50 चांटे लगाते हुए उन्होंने बोला 50 लाख की लैंड और बिल्डिंग है, जिसे तूने जानबूझ के कितने की बेची है? 40 लाख की बेची है। तू सरकार को चूना लगा रहा है, तू सरकार को पागल बना रहा है। अब तू सेल प्राइस कितना देगा? 40 लाख। तो टैक्स भी कितने पे देगा? 40 लाख पर, और 10 लाख तूने क्या कर लिए? कैश में ले लिए। क्योंकि हमारे देश में यही होता है भाई, लैंड और बिल्डिंग हमेशा किसमें बेची जाती है? कैश में बेची जाती है। जो भाई लैंड और बिल्डिंग खरीदता है उसके पास नंबर 2 का पैसा होना चाहिए, या कह दो जिसके पास नंबर 2 का पैसा होता है वो कहाँ इन्वेस्ट करता है? लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि हमारे देश में ट्रांजेक्शन किसमें चलती है? कैश में। अब लेकिन सरकार कह रही है 50 लाख की बिल्डिंग को तू 40 में क्यों बेच रहा है? अब मान लो छोटे गुस्सा भी आ जाए तो छोटा क्या बोलेगा? माई लाइफ माई रूल्स, है ना, मेरी बिल्डिंग मैं बेचूंगा नहीं। वो तो कह रहा माई लाइफ माई रूल्स, मेरी बिल्डिंग मैं कितने की बेचूं? मैं 1 रुपये में बेच दूं, तुम्हें इससे में दिक्कत है? तो ताई को बहुत गुस्सा है। ताई ने कहा भाई एक तो चोरी करते हैं लोग, और फिर साथ में अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए एटीट्यूड दिखाते हैं माई लाइफ माई रूल्स का। तो ताई ने 50 चांटे लगाए और क्या बोला? अगर कोई भी बंदा अपनी बिल्डिंग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा की बेचेगा, सरकारी वैल्यू से ज्यादा की बेचेगा, तो तू कितने में ही बेच ले, क्या होगा? सरकारी वैल्यू ही क्या बनेगी? सेल प्राइस बनेगा। अब वो कह रहा है मेरा सेल कंसिडरेशन कितना? 40 लाख। ताई ने कहा काट इसे, काट इसे, है ना। तो बस लोग ऐसे बेईमानी करते हैं तो लॉ बनाना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है, बालक को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार बताओ भाई, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है ना। मान लो वो बिल्डिंग है 41 लाख की, 41 लाख की, तुमने 40 लाख की बेच दी। इतना तो मजबूरी चलती है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने सस्ते में बेच दी। इतना चलता है नहीं चलता? लेकिन 10 लाख का वेरिएशन है, इतना चलता। तो ताई ने बोला देख, कई बिल्डर का रिस्पेक्ट सम्मान रखते हुए मैं ये मान लेती हूं कि 10% ऊपर नीचे चलेगा। कितना नीचे चलेगा? 10%। कि भाई 40 लाख का 10% कितना? तो 4 लाख का हेर फेर मैं झेल लूंगी कि तेरी मजबूरी थी, तूने 40 लाख का घर कितने बेच दिया? 36 में बेच दिया, मान लिया। या 50 लाख का घर कितने बेच दिया? 45 में बेच दिया, मान लिया मैंने। 1 करोड़ कितने बेच दिया? 95 लाख का बेच दिया। इस तरह तो चलता है हेर फेर, लेकिन ये बड़े हेर फेर नहीं चलते कि भाई 50 लाख की जमीन को तू 30 में बेच रहा है, 40 में बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ताई ने बोला सिंपल सी बात, अगर सुनना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मतलब सरकारी वैल्यू, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हो जाती है या बराबर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बराबर नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है 110% ऑफ योर वैल्यू। योर वैल्यू बोले तो जो बेचने वाला है, एसएससी वैल्यू, छोटा भाई। तो बड़ा भाई कह रहा है मेरी वैल्यू अगर छोटे की वैल्यू से 110% ऊपर निकल जाती है, देन बड़े भाई की वैल्यू ही एसडीवी ही क्या बनेगी? सेल कंसिडरेशन बनेगी। 40 लाख को काटकर 50 लाख लिखने पड़ेंगे। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अपने क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, है ना।
करो चेक। एसडीवी कितनी है? क्वेश्चन में दी गई होगी। क्या 50 लाख ज्यादा है? 110% ऑफ छोटे की वैल्यू। छोटे की वैल्यू कितनी है? 50 लाख इज मोर देन 40 लाख का 110%। 44। यस और नो? यस। अगर ये यस निकल के आ रहा है आंसर, देन एसडीवी ही, देयरफॉर एसडीवी इज, अब ताई कह रही है 40 लाख काट और यहां कितने लिख? 50 लाख लिख 50 लाख। चालीस लाख काट और कितने लिख? 50 लाख। समझ में आ गई बात? बोलो। एसवी कहां है? एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। और एसडीवी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बड़े भाई की निकालने वाली कीमत। ठीक है। अब ये बताओ, क्या पता छोटा भाई सच में ईमानदार हो सकता नहीं हो सकता? तो छोटा भाई किसके पास गया? मम्मी बड़े भैया ने चांटे लगा दिए, 50 चांटे लगा दिए। खून का बदला खून, चांटे का बदला चांटा। ठीक है। तो मम्मी ने बोला भाई ये तो मैंने तुम्हें क्या बना दिया? ये तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया लेवल 1। क्या बना दिया? लेवल 1 तुम्हें पढ़ा दिया कि अगर यहीं तक कहानी सॉल्व है तो लेवल 1। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एसएससी मम्मी के पास चला गया, बताओ मम्मी कौन? ताई। ताई बोले तो इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स एसएससी। इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर। तो तुम इनकम टैक्स ऑफिसर के पास चले गए, एओ के पास चले गए, भैया देखो मम्मी इतने इसमें जब से बिठा लगे, खून का बदला खून है, चांटे का बदला चांटा है। तो मम्मी कहने लगे तुम्हारे पापा को घोड़ा भर चुका है, तुम आपस में सर फोड़ते रहते हो एक दूसरे का, दोनों भाई है ना, बाहर भी पिटते हो और घर में भी एक दूसरे से पिटते हो। मम्मी ने कहा मैं किसको बुलाऊंगी? डैडी मम्मी गाना गाते हुए पापा, पापा को बुलाएगा। पापा को किसको बुलाएगा? पापा। पापा कौन होते हैं? जो तुम्हारे और भाई के, तुम्हारे दोनों भाइयों को क्या करेंगे? फैसला करेंगे कि हाँ जज की तरह कौन सही है कौन गलत है। सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी कि पापा देखो मेरी गलती नहीं है, बड़े ने पहले किया। फिर बड़ा कह रहा है पापा मैंने नहीं किया, पहले इनने मजे लिए, है ना। नहीं मम्मी तो कह रहे फैसला तुम कर लो, मुझे पता ही नहीं कौन आपस में लड़ते रहते हैं। तो पापा को बोला गया जो फैसला करेंगे वीओ। वीओ बोले तो वैल्यूएशन ऑफिसर। अब सुनना ध्यान से, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर आया बाबू, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर आया, पापा आया, पापा ने आते ही बिना कुछ सोचा समझा नहीं पहले छोटे का पकड़ कर धैर्य छोटे के ही बजा दिए, तो छोटे का किस छोटे का विश्वास उठ जाएगा पापा से। वो खुद ही बोल देगा आज मैं समझ गया, मुझे मंदिर से नहीं कूड़े के कचरे से उठाया था आपने, तो कचरा समझ के मुझे है ना बजाते रहते हो। तो मम्मी ने बोला सुनो, मम्मी ने पहली पापा को एक बात बोल दी, सुनो एक बात ध्यान रखो। देखो चाहे छोटा नालायक हो चाहे बड़ा नालायक हो, पिटा कौन है? चाहे छोटे की गलती हो चाहे बड़े की गलती हो, पिटा कौन है? छोटा तो पिट चुका है, कम से कम उस पर हाथ मत उठाना। अगर उस पर हाथ उठाओगे तो मैं बेलन उठा लूंगी। ठीक है। अब पापा कहने लगे यार इनके चक्कर में और पिटूंगा, है ना। तो भाई एक काम करते हैं, पापा ने कहा चल ठीक है कोई नहीं, छोटा क्योंकि पहली गाल लाल करे बैठा है तो उसको नहीं पीटेंगे। और उन्होंने बोला बड़े को भी बेमतलब मत पीटना, पहले फैसला कर लेना, क्या पता छोटे की ही गलती हो, क्योंकि छोटा शैतान ज्यादा है कि नहीं बात। लेकिन उसे इसलिए मत मानना क्योंकि शैतानी में भी अगर उसकी गलती निकली, क्योंकि शैतानी की गलती में तो वो पिट चुका है, 50 चांटे वो पहले खा चुका है, तो वो कह रहा है मैं शैतान भी हूं तो मुझे सजा तो मिल गई, फिर और क्यों मार रहे हो। और अगर वो और उसकी गलती नहीं है तो फिर बड़े को भी बदला लो। पापा ने कहा चल ठीक है, कहने का मतलब है कि छोटे को पीटना नहीं है। अब पापा आए, अब समझना ध्यान से, तुमने कितनी वैल्यू निकाली? 40 लाख। बड़े भाई ने कितनी निकाली? तो बड़े भाई ने बोला कि भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 50 लाख। और मान लो पापा आया, पापा ने धैर्य बजा दिए, तो पापा ने बोला 50 लाख, 50 चाटे ने इसके साले कम मारे हैं तुमने, इसके 75 मारते। तो वहां पापा ने बता दिए मान लो 55 लाख, इसे 5 और मानना ना,
तो छोटे का विश्वास उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा? कह रहा मम्मी पापा को तो बुला लिया, पहले बड़े भाई से कितने खाए, फिर पापा से और 5 खाने पड़ रहे हैं, और पापा कह रहे हैं तेरी वैल्यू 50 तो कम बताइए कितनी है, तो अब मैं सेल प्राइस को 50 काट के 55 कर दूं, इससे बढ़िया तो मैं पापा के पास जाता ही नहीं, कम से कम सेल प्राइस कितना बैठता 50, तो टैक्स 50 पे देता, अब तुम कह रही 55 पे टैक्स दे। तो छोटा भाई कह देगा मैं वापस कचरे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊंगा। तो मम्मी ने कहा नहीं भाई तेरे से मजाक करते हैं, तुझे कचरे के डब्बे से नहीं उठाया, तू अपनी ही औलाद है, चिंता मत कर। तो कह रहा फिर ये जाती क्यों है? तो मम्मी ने पापा को क्या बोला था, उसको नहीं पीटना। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? अगर पापा ने ये बोला कि वीओ ने बोला कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो भी उसकी 55 कर दोगे क्या? नहीं, तो भी क्या रहेगा 50। तो ताई ने बोला तू घबरा मत भाई, विच एवर इज लेस। अब उसको ये तसल्ली हो गई कि बड़े भाई ने 50 लाख लगाई कीमत, पापा अगर आके 55 भी लगाएंगे तो भी टैक्स कितने पे देना है 50 पे। लेकिन भाई पापा बहुत खुश थे उस दिन, बहुत खुश थे, पापा का प्रमोशन हुआ था उस दिन। पापा ने बोला बहुत खुश, पापा ने बोला बड़े भाई ने कितने लगा दिए तेरे चांटे? पापा बड़े भाई ने 50 चांटे लगा दिए, बताओ मान लो गलती मेरी भी तो कोई इंसान 50 चांटे थोड़ी मारता है। पापा ने कहा भाई यार पागल हो ना, 50 चांटे, 40 में फैसला हो जाना चाहिए था, है ना? या मान लो 45 में 45 में। अब बताओ मैंने बताए थे 40, छोटे ने बताए 40, बड़े भाई ने कितने बताए, और फिर पापा कितने बता गए, तो पापा की सुननी पड़ेगी। अब छोटा भाई क्या बोलेगा, हाँ अब सही कह रहे हो पापा। आप समझ गए कि ना मैं कचरे में पड़ा मिला आपको, ना आप मुझे कचरे में पड़े मिले, ठीक है ना? हमारा डीएनए मैच कर गया। इसमें भी क्या लिखेंगे, अब सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा 45, और उसके बाद भाई लैंड और बिल्डिंग है, इसलिए ये हुआ लेवल नंबर 2। इस सेक्शन का नाम क्या रखा था इन्हें, 50C नहीं, सिर्फ 50 चार्ट है 50C। 50C सिर्फ किस पे लगता है, ओनली एंड ओनली। अब लैंड और बिल्डिंग पे तुम्हें क्या करना है बताइए, इंडेक्स करो 20% निकालो, विदाउट इंडेक्स करो 12.5 निकालो, यही करना है बाबू, ठीक है ना? यानी कि 50C सिर्फ एक ही चीज बताता है, सेल प्राइस कितना लेना है, कोआ से कोई लेना देना नहीं, कोआ और इकोआ तो सेम रहेगी जो तुम्हारे क्वेश्चन में दी गई होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाए, बोलो भाई बोलो रे, समझ आ गई बात? तो लेवल 1 लेवल 2 समझ गए। लेवल 1 कब, जब पापा नहीं आते। लेवल 2 कब लगाना है, जब पापा को बुलाया जाएगा। अगला लेवल सुनो ध्यान से, कहां चले गए हम? टेक्स्ट कहां गया? डिलीट हो गया हमारा पेज? क्या चीज? अंडू कहाँ होगा? नहीं हो नहीं रहा ना। डिलीटेड पेज में चला गया मुझे लग रहा है वो। चलो इधर ध्यान दो ना। अब 2 लेवल समझ गए। पहला लेवल कब आएगा, जब पापा नहीं होते, और दूसरे लेवल में कब लेनी है वैल्यू, जब पापा होते हैं। अब भाई देखो लैंड और बिल्डिंग की बात है, अगर लैंड और बिल्डिंग की बात है तो क्वेश्चन में है ना, जो पिछले अटेम्प्ट का तुम्हारा क्वेश्चन था उसमें है ना, पेपर उठा के देखना जो पिछले अटेम्प्ट का था, उसमें 2 एसडीवी दी थी। बच्चा ही गलती करता, कितनी एसडीवी दी? एक तो दे दी तुम्हारी एसडीवी वैल्यू 50 लाख, है ना, एक दे दी 50 लाख की एसडीवी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में, और एक दे दी 48 लाख की एसडीवी वैल्यू।
अब बच्चा कह रहा है यार सेल प्राइस में है ना, इसमें इक्वेशन फिट हो रही है, ठीक है, नहीं अलग अलग डेट, इसमें इक्वेशन क्या हो रही है, फिट हो रही है, इक्वेशन के हिसाब से सेल प्राइस क्या आना है, एसडीवी वैल्यू आनी है। अब कौन सी लूं, 50 लूं या 48 लूं, समझे बात को। तो ताई ने बोला भाई 2 एसडीवी वैल्यू इसलिए होती है कि जब मैंने वो घर बुक किया 1 साल पहले, तब उस घर की एसडीवी वैल्यू थी 48 लाख, जब मैंने वो क्या किया, बुकिंग अमाउंट दिया। और जब मेरे नाम पे रजिस्ट्री हुई, मतलब घर की मुझे पोजीशन मेरे नाम पे क्या हुई, रजिस्ट्री हुई, तो रजिस्ट्री के डेट पर, रजिस्ट्री पे डेट पर इसकी वैल्यू हो गई थी कितनी, 2 एसडीवी दे रखी है। तो बताओ 48 लाख लूं बुकिंग अमाउंट पर, है ना, 1 साल पहले, या 50 लाख लूं रजिस्ट्री की डेट पर। तो ताई ने बोला 48 लाख लूंगी, लेकिन एक शर्त है, कैन टेक सेल कंसिडरेशन 48 लाख इफ बुकिंग अमाउंट तुमने कैसे दिया हो, पेड बाय नॉन कैश। बुकिंग अमाउंट कैसे दिया हो, चेक से दे, यूपीआई से दे, है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर कर, पर कैसे होना चाहिए सर, नहीं नॉन कैश दे रहा है तुम्हें। प्रॉपर्टी का सारा काम नॉन कैश में होता है, इलीगल बनाने के लिए। भाई मान लो नेताजी के, किसी नेताजी के घर पे 100 करोड़ का कैश पड़ा है, जैसे अभी एक वीडियो नहीं आई थी कुछ दिनों पहले, जज के घर में पता नहीं कितने करोड़ कैश जल गया, हाई कोर्ट का जज था, पता नहीं कितना, सुप्रीम जो भी था, कैश जल गया। अब वो उसने अपने गोडाउन में रख रखा था कैश, जहां आग लग गई नोट जल गए, तो उस कैश का करेंगे क्या, आदमी रोटी की तरह तो खाएगा नहीं कैश। और क्योंकि नंबर 2 का पैसा होता है तो बहुत ज्यादा शो ऑफ भी नहीं कर सकते कि भैया जज साहब लिया है 50 लाख की, 5 करोड़ की गाड़ी, तो लोग बोलेंगे भाई सरकारी दे दो, सैलरी तो इतनी है, फिर 5 करोड़ की गाड़ी कैसे अफोर्ड कर रहे हो। तो जिन एक्चुअली में वो लोग फंसते हैं जिनकी कमाई तो होती है कम और कैश पड़ा उससे 1000 गुना ज्यादा, तो खर्च कर नहीं सकते। तो एक ही जगह है खर्च लगाने का, बिल्डिंग और लैंड और बिल्डिंग, जहां कैश में चलता है काम। हाँ तभी तो तय कह रहे नॉन कैश में दे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम ले ले। तो अगर तो ये बात ध्यान रखें, ये पिछली बार एग्जाम में तुम्हारी एडजस्टमेंट आई थी। अब टफ कब क्यों हो गई, क्योंकि तुम पढ़ के नहीं गए, इसलिए तुम्हें लग रहा है टफ क्वेश्चन हो गया भाई ये तो। 2 एचडीबी कौन सी लूं, फिर रीजन भी लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट में। बोलो भाई समझ में आ गई बात। 50 चार्टे जल्दी से 146 और 147 बता दो बिना किसी समस्या के। बाबू 146 और 147 बहुत आसान है। अगर एसडीवी ज्यादा है 110% ऑफ असेसी वैल्यू, तो एसडीवी ही बनेगी। एसडीवी कितनी है पहले में 4.5 लाख, क्या ये ज्यादा है 110% ऑफ 4 लाख, ज्यादा है, यस है। तो बताओ सेल कंसिडरेशन क्या बना, खत्म। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा एडजस्टमेंट में आएगा। अगला क्वेश्चन, एचडीवी कितनी है, एचडीवी कितनी है, क्या 4.5 लाख रुपए ज्यादा है 110% ऑफ, हाँ या ना, नहीं। तो बताओ सेल कंसिडरेशन क्या बनेगी, बोलो 4,20,000। फिर तो मेरी वैल्यू बनेगी ना, सरकारी वैल्यू चाहते हो सरकारी वैल्यू, और अगर इक्वेशन पूरी नहीं है तो मेरी, मैं सच बोल रहा हूं, फिर बड़े में एडजस्टमेंट में आ जाएगा। अब क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बना देगा कि ये एसडीवी वैल्यू है, फिर 2 एसडीवी दे देगा, है ना, और फिर कोई को करा देगा, तो बड़ा क्वेश्चन बन गया। बोलो भैया
तो 50 चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखेंगे। नोट कर लिया, हटा दो भाई। तो ये क्या हो गया भाई, हमारे 50 चार्ट है। देखना, पढ़ के देखना, क्या यही लॉ लिखा है जो हमने पढ़ा है? कितनी %? तो एग्जाम में इक्वेशन से सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बात है जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाई है। हाँ, ये ऐसे लिखना पड़ेगा बाकी नोट में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। ये पढ़ना जरा, खतरा जो बन रहा है, बम पटाखे बन रहे हैं भाई। पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन, तो कौन सी वैल्यू मानी गई? डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी बुकिंग अमाउंट की वैल्यू लेनी है। तो ये आया था तुम्हारे लास्ट अटेम्प्ट में। पापा 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 आ गए, पापा। ये रही, ये हो गए कौन सा कॉन्सेप्ट? पापा कॉन्सेप्ट जो लिखवा दी, जहां से लिखवाए वहां से पढ़ लेना। अगर तुम्हारे घर की कीमत कोर्ट में डिस्प्यूट हो रही है तो फिर इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वो कोर्ट का लॉ लगेगा। टाई ने बोल दिया भाई, जब बात मुझसे भी ऊपर निकल गई, हाई कोर्ट तक पहुंच रही है, फिर इनकम टैक्स एक्ट तुम्हारे लिए बेकार है। जो कोर्ट बोलेगा सेल प्राइस वही बनेगा। और अगर पापा तक नहीं पहुंच पाए तो एसवीए क्या बनेगी तुम्हारी? एसवीए ये हो गया लेवल 1 और ये हो गया लेवल 2, जो मैंने अभी तुम्हें चार्ट बनवाया है। ठीक है बाबू, समझ में आ गई बात? अगली भाई दुख भरी कहानी, ध्यान से सुनेंगे। विक्की कौशल का डायलॉग याद आ जाएगा, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है बे। ठीक है, अब एक कंपनी थी भाई, आज से कई साल पहले, सत्यम कंप्यूटर, निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी में आती थी। हाँ, सत्यम स्कैम निफ्टी 50 की टॉप कंपनी में आती थी वो। समझ रहे हो? चलो भाई, इनका ही देख लेते हैं। अरे अरे बहुत तेज जा रहे हैं भाई, ये तो आराम से आराम से। सत्यम स्कैम में सबसे बड़ा स्कैम था साल 2010। आइए अगर एक मिनट में समझते हैं कि एग्जैक्टली एक्चुअली में हुआ क्या। ये जो कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, इसे बनाया गया था साल 1987 में राजीव ब्रदर्स के द्वारा, रामालिंगम। काफी सक्सेसफुल कंपनी थी। साल 1991 में इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया गया था। जब ये फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गई इंडिया में, 2003 में वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर दी। 2008 तक आते आते $2 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी। स्टॉक प्राइस में 300% का इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम। पता चला कि रिश्तेदारों अपने पर्सनल कंप्यूटर पर फर्जी बिल और रिसीट बनाया करते, ऐसी चीजों का बिल बना दिया जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। इससे बैलेंस शीट पर जो नंबर्स थे वो और बड़े दिखने लगे। कंपनी को इतना ज्यादा पैसा कमाते देखकर बहुत से इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए इस कंपनी की तरफ। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहने लगे इस कंपनी में। इन्वेस्टर से और पैसा आया तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया, और जब शेयर प्राइस ऊपर गया तो सत्यम भाई ने अपने कुछ स्टॉक बेचा और हजारों करोड़ों में प्रॉफिट कमाया। बेसिकली झूठा प्रॉफिट दिखाकर एक्चुअल प्रॉफिट कमाया। करीब 7-8 सालों तक ये स्कैम चलता था और किसी को खबर नहीं थी। 7,561 केसेस बनाए। बाद में जब इन्होंने कन्फेस किया स्कैम को लेकर तो 2015 में 7 साल की जेल दी। सत्यम कंपनी को बाद में टेक महिंद्रा के द्वारा टेक ओवर कर दिया। इसके द्वारा तो भाई सत्यम के कुछ शेयर मेरे पिताजी के पास भी थे। बहुत दुख भरी कहानी। 1000 रुपए का शेयर सत्यम का टेक महिंद्रा दे रहा था मात्र 20-30 रुपए। समझ रहे हो भाई? लेकिन आज टेक महिंद्रा क्या हो चुका है? काफी प्राइस टेक महिंद्रा का हाँ ऊपर चल रहा है आज की डेट में। तो भैया अब अगर ऐसा हुआ तो सत्यम कंप्यूटर को क्या कर दिया गया? वो क्या कर दिया गया? लिक्विडेट, बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब लिक्विडेट जब किया गया तो कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि लिक्विडेशन पर पिताजी को एक ऑफर मिला
कि या तो अपने शेयर क्या कर दो, नहीं बेचने नहीं कहेंगे, सरेंडर करना पड़ेगा। बेच किसको देंगे, किसी को नहीं, कंपनी को सरेंडर करो और जो कैश मिल रहा है वो ले लो और जो लॉस है खेल खत्म। 1000 रुपए का शेयर था, 30-40 रुपए मिल रहे थे बस, तो 100% लॉस है। या फिर उसके बदले क्या ले लो बाबू, हाँ टेक महिंद्रा ले लो, मर्जी तुम्हारी, फैसला तुम्हारा भाई, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो अब जब कॉन्सेप्ट निकल के आया तो मेरे पिताजी ने बोला भाई पता नहीं अब क्या होगा जीवन में, विश्वास उठ गया इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर से। निफ्टी 50 की कंपनी अगर ऐसा फ्रॉड कर देगी फिर तो छोटी कंपनियां, मिड कैप स्मॉल कैप तो फिर कभी बंद हो सकती है, क्या ही करना अब इनका, है ना। तो पिताजी ने बोला चलो जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो भाई सत्यम को लिक्विडेट कर दिया गया और बहुत दुख से सत्यम का लिक्विडेटर सर पे टोकरा रख के सत्यम को कहां ले जा रहा है, पानी में डुबोने ले जा रहा है। बहुत ही दुख भरे गाने बज रहे हैं, आज ब्लू है पानी पानी, बहुत दुख भरा गाना बज रहा है, बहुत दुख भरा नहीं है, बहुत दुख भरा गाना है भाई। अब सत्यम वाले कह रहे हैं भाई कंपनी तो करनी पड़ेगी विसर्जित, ठीक है ना। अब कंपनी विसर्जित कैसे होती है, शायद तुम्हारे इंटर में ना हो पर सीए फाइनल में तुम ये पढ़ोगे, हाउ टू लिक्विडेट द कंपनी, कैसे कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है। इंटर में इसका कॉन्सेप्ट शायद पीपी सर तुम्हें ना पढ़ा क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं होगा वो। अब सत्यम वाले कह रहे हैं इससे पहले कि हम क्या हो जाएं, खेल खत्म हो जाए, तुम एक काम करो, असेट रियलाइज हमने कर ली है, असेट रियलाइज कर ली है ना, राइट। असेट बेचकर हमने क्या निकाल लिया, कैश निकाल लिया, असेट रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। कितना रियलाइज हुआ, 60 करोड़, कितना मानो मान लो। अब भाई राजीव जी जिन्हें मैं पापा कहता हूं, ठीक है है ना। अब राजीव जी कह रहे हैं भाई जितना मिल रहा है उतना ले लेते हैं, तो पता लगा राजीव जी के पास, पिताजी के पास कंपनी की 10% होल्डिंग है ना, हालांकि इतनी थी नहीं, वो तो खैर हाइपोथेटिकल अमाउंट ले रहा हूं मैं ना ताकि समझाने के लिए। कितनी परसेंट होल्डिंग है, अब 10% होल्डिंग के हिसाब से पिताजी को कितने रुपए मिलने चाहिए, 6 करोड़। 10% इज इक्वल टू 6 करोड़। कंपनी ने बोला रियलाइजेशन अकाउंट से 60 करोड़ आ गए, लेकिन हमारे पास कुछ रिजर्व एंड सरप्लस भी बाबू, क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है, मान लो 20 करोड़ का। कितना, तो पिताजी ने बोला भाई ये लो पकड़ो अपने शेयर, सत्यम के जो शेयर है मेरे पास 10% होल्डिंग के, है ना, ये लो 10% होल्डिंग के शेयर, मेरे को 6 करोड़ रुपए दे दो, बात खेल खत्म करो। अब यहां पे देखा जाए तो सत्यम भी शेयर, सत्यम एसेट किसको दे रहा है, शेयर, और शेयर होल्डर क्या दे रहा है, शेयर। तो ये एक्सचेंज हो गया, है ना। तो ताई ने बोला कंपनी क्योंकि डूब रही है तो कंपनी के लिए कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि मरने वाले से मैं कभी क्या नहीं लेती, तो नो कैपिटल गेन फॉर सत्यम, नो कैपिटल गेन फॉर सत्यम के लिए कोई कैपिटल गेन नहीं है। लेकिन पापा पापा पेट लगाइए, पापा पापा आपको टैक्स देना पड़ेगा। पिताजी कह रहे टैक्स निकलेगा ही नहीं, ताई मेरा टैक्स कहां से निकलेगा, लॉस ही निकलेगा, निकाल लो। तो ताई कह रहे देखो निकालना तो पड़ेगा, टैक्स निकला अच्छी बात है, पता लगा बहुत ही साल पुराने शेयर थे तो आज भी 6 करोड़ रुपए टैक्स आ रहा है। होते हैं जैसे मैंने क्या बताया तुम्हें, विप्रो, पिताजी के पास विप्रो थे, आज उन्हीं 1000 रुपए की कीमत 120 करोड़ हो रही है, सिर्फ 1000 रुपए कितने बन रहे हैं। तो ताई कह रही है जब पता लगा तुमने 87 में कंपनी के शेयर खरीदे जो लिस्ट हुई हो और 2010 में ये हुआ तो तब भी तुम किसमें चल रहे हो, है ना। तो पिताजी कह रहे हैं चलो भाई ताई प्रॉफिट आया तो तुम्हें टैक्स दे दूंगा, लॉस आया तो फिर क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट कर लूंगा। अब पिताजी के लिए टैक्सेबिलिटी आएगी, सुनेंगे ध्यान से हम, पिताजी के लिए जब टैक्सेबिलिटी आएगी तो ताई ने लॉ में क्या लिखा, ताई ने लॉ में लिखा कि अब मेरे पास 2 अमाउंट है बाबू, कितने अमाउंट है, एक 60 करोड़ का अमाउंट है और एक 20 करोड़ का अमाउंट है। अब हिसाब तो 60 और 20 दोनों का ही करना है। तो ताई ने कहा इसका हिसाब कैसे करें, मान लो 60 करोड़ में से राजीव जी को दे दिए कितने, 6 करोड़,
तो 20 करोड़ का फैसला कैसे करोगे? 20 करोड़ किसमें बांटोगे? तो ताई ने बोला बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? जो रियलाइज हुआ उसका 10% भी राजीव जी को दो, और जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें से भी राजीव जी को दो। तो ताई ने बोला पहले पैसा कहां से चुकाओ? रिजर्व एंड सरप्लस में से। तो पिताजी ने बोला पहले, ताई ने बोला सर पहले आपको पेमेंट होगी, आपका 10% होल्डिंग है ना, तो 10% ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। पिताजी को कितने मिल गए? 2 करोड़, इसका 10%। पिताजी कहने लगे भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो 6 करोड़ चाहिए, कहीं से भी दे दो। फिर ताई ने बोला बाकी जो बचा, काले चोर ले गए गाना गाते हुए, 4 करोड़ कहां से बचेंगे? 4 करोड़ असेट रियलाइजेशन से मिलेंगे। ठीक है, तो इस 4 करोड़ पर तो क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स। और ये जो 2 करोड़ आपको मिले हैं, है ना, इसे मैं आपका, क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस में से दिया गया है, इसे मैं जबरदस्ती मानूंगी आपका डिविडेंड। बिल्कुल सही बात, इसे मैं मानूंगी रिजर्व एंड सरप्लस की वजह से डीम डिविडेंड, और इसे टैक्सेबल करना पड़ेगा इन अदर सोर्स में। किस सेक्शन के तहत? 222C। इसका मतलब अगर कंपनी लिक्विडेट हुई है तो लिक्विडेशन पर अगर पैसा रिजर्व एंड सरप्लस से बांटा तो वो पैसा क्या मानेंगे? तो उसे बाबू डिविडेंड मानेंगे। ये कहता है 222C, एक्चुअली में ये बोलता है। ये बात लिखी है अदर सोर्स में, लेकिन पढ़नी कैपिटल गेन में पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट के साथ अदर सोर्स का कॉन्सेप्ट ये जुड़ा हुआ है। तो सेक्शन 46 ये बोलता है जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेशन पर जो भी पैसा मिलता है रिजर्व एंड सरप्लस से, उस पैसे को हम क्या मानेंगे बाबू? क्या मानेंगे? डिविडेंड नहीं, जबरदस्ती डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। क्या मानेंगे? नोट कर लिया कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब कंपनी क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है। लिक्विडेशन पे कॉन्सेप्ट लगेगा सत्यम के केस में। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अनसॉल्व क्वेश्चन दिया है इसलिए तुम्हें। $44 डूबती नैया, झुंझुन वाला। हाँ, बस करोड़ की जगह लाख कर दिया, बाकी सब चीजें सेम ही है। बताओ अदर सोर्स में कितना, काप गेन में कितना? पहले बताओ झुंझुन वाले की होल्डिंग कितनी % हुई? कैसे निकाला? 1 लाख टोटल शेयर थे, जिसमें से 10% झुंझुन वाला के पास थे, तो 1 लाख का 10,000 कितना हो गया? समझ गए बस तुम? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? 20 लाख। तो पहले तो उसमें से 10% चला जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट से कितना बना? 60 लाख। तो हाँ, तो कितना बना? तो बाकी कितना जाएगा? 4 लाख कैसे जाएगा? कैपिटल गेन। तो इसका मतलब सर 4 लाख रुपए तो कैपिटल गेन में, और 20 लाख का 10%, 2 लाख कहां जाएगा? अदर। सिंपल बोलो, सिंपल सिंपल सर। एज पर सेक्शन 214 शेयर्स आर एसेट्स। शेयर क्योंकि लिस्टेड है तो 242A के हिसाब से पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या निकल के आई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स आ गई, शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो गई, यानी जो भी गेन आएगा क्या आएगा? लॉन्ग टर्म। तो पहले मैं अदर सोर्स सॉल्व कर लेता हूं।
अदर सोर्स में सेल कंसिडरेशन तुमने बताया 4 लाख। भाई पिताजी के लिए निकाला जा रहा है ना, झुनझुन वाला के, झुनझुन वाला ने कितने रुपए के बेच दिए शेयर? 4 लाख के। झुनझुन वाला ने ये शेयर खरीदे कितने के थे? 10 रुपए ईच के हिसाब से 10,000 इंटू 10, तो झुनझुन वाला की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी आ गई? 3 लाख। बोलो भाई, ये तो आसान सी बात है, क्वेश्चन में से ये किया मैंने। फिर अब मैं निकाल रहा हूं, सॉरी ये कैपिटल गेन यहां लिखा जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूं अदर सोर्स। अदर सोर्स में डीम्ड डिविडेंड 222C कितने रुपए? 2 लाख आ गया। अब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 5 लाख। खत्म सब केस। इंडेक्स होता ही नहीं शेयर्स का। समझ गया बाबू? इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहले कैपिटल गेन निकाल लूंगा, फिर ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखना। तो मिस्टर भोलू परचेज शेयर ऑफ सत्यम वर्थ रुपीज 1 लाख। 10 लाख लिखते चलो, 1 लाख लिखो, वर्थ रुपीज 1 लाख। ठीक है। ऑन लिक्विडेशन सत्यम प्रोवाइड या गिव ज्वेलरी टू भोलू। भोलू को ज्वेलरी दे दी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1.5 लाख, इन विच 1.5 लाख इंक्लूड्स 1.5 लाख, 1.5 लाख इंक्लूड 1 लाख के शेयर थे ना, 10,000 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी अमाउंट फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है। लेटर ऑन भोलू सोल्ड ज्वेलरी फॉर रुपीज 5 लाख इन योर प्रीवियस ईयर। कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर ज्वेलरी एज वेल एज शेयर। दोनों तुम्हारे ईयर में, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में। यानी अब मुझे ज्वेलरी पे भी निकालना है और कैपिटल और शेयर्स पे भी। होल्डिंग के परसेंटेज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है और तुम्हें सीधा की सीधा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल के एज्यूम कर लो। यहां लिख देता हूं अज्यूमिंग बोथ असेट सेट का।
बहुत देर लगाई भाई, क्या कर रहे हो? ठीक है, शेयर्स पे सेक्शन 46 लगेगा। बताओ सेल प्राइस कितना लेंगे? 1,40,000, क्योंकि ये 1.5 लाख में तो 10,000 डीम डिविडेंड है ना, माइनस कोआ इंडेक्स तो होता ही नहीं, कोआ कितना 1 लाख। तो क्योंकि मैं असेट शॉर्ट टर्म मान रहा हूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? अदर सोर्स में चले जाओ, अदर सोर्स में डीम डिविडेंड जीटीआई कितनी आ गई? अब बताओ निकम्मो, ज्वेलरी कितने की बेची? कोवा कितनी लूं? क्योंकि वो कितने की थी? 1,40,000। कैपिटल गेन कितना आ गया? 3,60,000। गलत जवाब लगाओ काटे। ज्वेलरी कितने की थी? 1.5 लाख की ज्वेलरी नहीं है। कोवा कितनी लेस करूं? कोवा कितनी लेस करूं? क्या पूरे के पूरे 1.5 लाख पे टैक्स नहीं लग गया? 1.5 लाख में से 1,40,000 तुमने टैक्सेबल कर दिया ताई, कहां पर? कैपिटल गेन। और 10 का टैक्सेबल कर दिए। जब तुमने मेरे पूरे 1.5 लाख पे टैक्स दे दिया तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं लूंगा मैं? तो कोवा कितनी लेनी है? तुमने बड़े मजे ले लिए भाई। अब कितना आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? समझ गए भाई? बेहोश मत हो जाना एग्जाम में। लग तो ऐसी रहा तुम्हारे हालात देख के। टैक्स में भाई यही है खतरनाक बात, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं।
कहाँ 1.5 लेना, कहाँ 40 लेना, फिर शेयर का अलग निकालो, ज्वेलरी का अलग निकालो, समझ रहे हो। अब कैपिटल गेन में फॉर्मूला सेम ही है, सेल्स माइनस कोआ, और लैंड और बिल्डिंग है तो सेल्स माइनस इकोआ, लेकिन सेक्शन बहुत सारे हैं, एक एक लाइन के सेक्शन, एक एक लाइन के 50 चार्टे 4-5 लाइन में खत्म, है ना। ऐसे ही लिक्विडेशन 2 लाइन में खत्म, एडवांस मनी फॉरफिटेड 2 लाइन में खत्म, बप्पी लहरी 2-3 लाइन में खत्म, समझ रहे बात को। कांजीलाल मेहता 2-3 लाइन में खत्म, 2-3 लाइन के सेक्शन बना रखे हैं, लेकिन एक भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें जो थ्योरी हो, सब क्या है प्रैक्टिकल। जॉइंट डेवलपमेंट पर अकाउंट पढ़ा, क्या है, कुछ भी नहीं है, 4 लाइन का सेक्शन है वो तो मैं थोड़ा सा गैप दे के लिखता हूँ, इसलिए लगता है कि आधे पेज में आया, पर कुछ भी नहीं, 3 MCQ बनते हैं, तीनों तुम्हें करा दिए, क्वेश्चन कैसे बनता है वो तुम्हें करा दिया। अब ये है कितना सेक्शन, देखो कितना सेक्शन है, सिर्फ 2 लाइन का सेक्शन है, ये तो थ्योरी हो गई, थ्योरी हो गई। तो लिक्विडेशन क्या होता है ना, सेक्शन यही है, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तुम्हें रिजर्व एंड सरप्लस से, वो डीम डिविडेंड, अब कैश की जगह काइंड मिल गया, वो भी क्या होगा, डीम डिविडेंड। जो शेयर होल्डर को डीम डिविडेंड की तरह नहीं मिल रहा वो कहां होगा, कैपिटल गेन। समझ में बात, कंपनी के लिए टैक्सेबल नहीं होता। तो 2 लाइन का सेक्शन है, लेकिन क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, 2। एक मुझे एसेट मिली ये वाला, और मैंने अगर उसी एसेट को बेचा तो कोआ पूरी लेनी है, क्योंकि कोआ तुमने टैक्स तो कर दी मुझे 1.5 लाख। समझ में आया दोस्तों, बोलो भाई। अब एडवांस मनी फॉरफिट के जो तुम्हें होमवर्क दिया है ना, उसके क्वेश्चन कहां मिलेंगे वो दिखा देता हूं, मतलब सॉल्यूशन कहां मिलेगा, तो मैच कर लेना जरूर। कंटेंट में जाएंगे, पेपर 3 इनकम टैक्स, कंटेंट में हाँ रिकॉर्डिंग, बैकअप रिकॉर्डिंग, पेपर 3 न्यू बैकअप। न्यू बैकअप के अंदर ये रहा आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में ये 8वीं जो वीडियो है सिर्फ 14 मिनट की है, इसमें मैंने वो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं एडवांस मनी फॉरफिट के, तो मैंने तो बहुत आराम से सॉल्व कर रखे हैं, वो क्वेश्चन तुम्हारे 10 मिनट में हो जाएंगे। तो पहले सॉल्व करके फिर मैच कर लेना कि मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आज का होमवर्क सिर्फ 3 क्वेश्चन है, कौन से, एडवांस मनी फॉरफिट वाले, ठीक है। तो बस अब होपफुली 1 या 2 क्लास में कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा। तो तुम समझ चुके मेन मुद्दा क्या है, लैंड और बिल्डिंग है, मेन मुद्दा लैंड और बिल्डिंग है बस। 50-60 किस पे था, सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।